हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स का रेगुलर क्रैश कोर्स चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने सर अभी तक AS2, AS11, AS3 और AS10 का कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दिया है। AS10 का बाकी तीनों AS के तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्लस RTP प्लस न्यू SM के क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए सर। उनका यूट्यूब का लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं सर। आज जो अपन क्लास में करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर AS10 के कॉन्सेप्ट नोट्स अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज अपन AS10 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आपके ICI के स्टडी मटेरियल में, न्यू वाले में, जो भी आपके RTP में है फ्रॉम मई 2021 से लेकर नवंबर 2022, एंड जो भी आपके PYQs हैं फ्रॉम मई 18 से लेकर मई 2022 तक के, वो अपन सारे आज डील करेंगे। तो सर इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ सके। AS बड़ा है लेकिन सर हमने इसके जो चार्ट फॉर्म में नोट्स बनाए थे, मैं आपको एक बार थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ जो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में नोट्स बनवाए थे। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ सेकंड सर। ये मैंने चार्ट फॉर्म में आपको नोट्स बनवाए थे, जिसके अंदर मैंने पूरा आपको जितना भी इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको काम में आने वाली सारी चीज़ें या जो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके थ्योरी रूप में दे रखी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे विद प्रैक्टिकल विद कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। ये सब कुछ आपको सर हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, आइए तो आज हम बात करते हैं सर फटाफट से इनके क्वेश्चंस की। तो सर लेट्स स्टार्ट क्लास। आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए सर। एंटिटी ए सुपरमार्केट चैन है, रिनोवेटिंग कर रही है, रिनोवेट कर रही है सर, रिनोवेट कर रही है। ठीक है, सुनना सर, अपने मेजर स्टोर को, और इसका स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट्स आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड ए रेस्टोरेंट. Management is preparing the budget for the year after the store reopens, which include the cost of remodeling and expectations of 15% increase in sale resulting from the store renovations, which will attract new customers. State whether remodeling cost will be capitalized or not. सर सुनना, मेरी बात सुनना सर। ये क्या पूछ रहा है सर, आपने क्या कराया? रिनोवेशन कराया। क्या कराया सर आपने? रिनोवेशन कराया। अब उस रिनोवेशन से क्या हो रहा है सर? आपकी सेल बढ़ रही है 15%, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये बताइए क्या ये रिनोवेशन की जो कॉस्ट है वो क्या आप कैपिटलाइज करोगे या नहीं करोगे? तो सर मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट होती है जो आप कैपिटलाइज नहीं करते। ध्यान है आपको, मैंने बताया था सर। देखिए मैंने आपको सर एक कल जो चार्ट बनाया था जिसके अंदर देखिए ये रहा सर, मिल गया, बहुत बढ़िया है सर। ये देखिए सर, मैंने एक चार्ट बनाया था कि जिसके अंदर आप ये सारी कॉस्ट को ऐड नहीं करोगे। क्या इसके अंदर कोई रीमॉडलिंग की कॉस्ट आ रही है क्या? नहीं आ रही सर। एक तरीके से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मतलब रीमॉडलिंग कॉस्ट ही होती है सर। यस सर, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को अपन क्या करते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। देखिए सर, जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है अपन रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन ऐड करते हैं। यस सर, तो अपन इसको ऐड करेंगे क्या? हाँ सर, इसको अपन ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? यस सर, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। समझ में आया या नहीं आया? बताइए, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब सर आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है? एग्जाम में आपको लिखना है सर एज पर AS10। सबसे पहले आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो? आपको पहले PPE की डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई। फिर आपको रिकॉग्नाइज करने का जो क्राइटेरिया है, रिकॉग्नाइज करने का जो क्राइटेरिया उसको लिखना है। फिर आपको लिखना है गिवन केस में क्या हुआ, ठीक है, और आपको लिखना है कंक्लूजन यस इट शुड बी एडेड। समझ में आया क्या कैसे लिखना है सर? आपको ध्यान रखना, ऐसे ही लिख कर आना है आपको जैसे मैंने बताया सर, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। अब आइए सर एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 सर क्या लिखा हुआ है? वॉट इफ द cost of previous part या inspection was not identified in the transaction in which the item was acquired या constructed. ये क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये तो एक तरीके से केस है इनका, छोड़ो उसको, आगे बढ़िए सर। व्हाट विल बी द वर्ब, और ये सर ये आपके एक केस के ऊपर बेस है, इनको हटाइए सर, आगे बढ़िए। हाँ सर, आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए सर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है सर? एंटिटी ए हैज़ एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी। एंटिटी ए का कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पे, कहाँ पे है सर? मान लीजिए जयपुर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है। वो क्या करना चाहती है? रीडेवलप में जाना चाहती है। वो चाहती है कि इस प्रॉपर्टी को मैं रीडेवलप करूँ। तो सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग द रीडेवलप पीरियड कंपनी ने क्या करा? अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी को अनदर टेम्परेरी साइट पर, एक अनदर टेम्परेरी साइट थी, मान लो आप कहाँ पे, अनदर टेम्परेरी साइट आप मान लो अजमेर,
अजमेर में उसने क्या करा, अपनी फैक्ट्री को थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट कर लिया ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड। तो उसने क्या करी, बहुत सारी कॉस्ट इनकर करी है। क्या बताइए ये कॉस्ट आप ऐड करोगे या नहीं करोगे? सर ये ऐड होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर है। समझ में आया? और जो भी शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर होते हैं वो आप ऐड नहीं करते। क्या ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी? यस सर। देखिए मैंने आपको लिखवाया था, जो शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर होते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको अपन ऐड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ सर, जो भी आपकी कॉस्ट होती है रिमूवल करने की ओल्ड बिल्डिंग को, वो भी आपकी ऐड नहीं होती है। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो है सर, क्योंकि इसके अंदर जो था, इसके अंदर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। जयपुर से अपन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, अजमेर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो शिफ्टिंग कॉस्ट होती है वो आपकी ऐड बैक नहीं होती है। अब पता है आपको क्या लगता है सर, अगर जब आप ये वाली लाइन पढ़ते हो ना, यार सेटअप की कॉस्ट है, इंस्टॉल करने में मशीनरी, ये तो ऐड कर दे, क्योंकि इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। बट मेरी बात सुनो सर, क्यों ऐड नहीं होगी? क्योंकि सर ऐसे तो आप हर साल हर बार आप शिफ्टिंग करोगे कि यार चल जयपुर में धंधा नहीं चल रहा तो चल आजा अपन अजमेर में लेके चलते हैं, अजमेर में नहीं चल रहा तो चल आजा उदयपुर में लेके चलते हैं, उदयपुर में नहीं चल रहा तो चल आजा राजस्थान के बाहर ही चलते हैं अब तो सर आप जितना भी आप खर्चा करोगे उसको इंस्टॉल करने का, उसका ट्रेवलिंग का, ऐसे तो ना बार बार ऐड करते चलोगे। क्योंकि सर ये क्या है, ये आपकी एग्जिस्टिंग है। क्या है सर? ये एग्जिस्टिंग है। इसका मतलब सर ये आपकी दूसरी बार शिफ्टिंग हो रही है और सब्सिक्वेंट शिफ्टिंग का खर्चा हमेशा कभी भी ऐड नहीं होता है। क्या मैंने ये लिखवाया था? हाँ सर। देखिए सब्सिक्वेंट शिफ्टिंग का, जो भी आपकी सब्सिक्वेंट शिफ्टिंग होती है, आपने जो भी सब्सिक्वेंट शिफ्टिंग करी है उसका खर्चा कभी भी ऐड नहीं होता, वो आप ऐड नहीं करोगे। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? देख लिए सर ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। क्लियर है? कैसे लिखना है सर? वही AS10 की डेफिनेशन पहले पीपीए की, फिर उसका रिकॉग्नाइज का क्राइटेरिया लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इन गिवन केस में ये शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर है जो कि आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 पर। ओमेगा लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्टेड ए सप्लायर टू परचेज ए मशीनरी विथ वन डिपार्टमेंट इन 3 months टाइम। स्पेशल फाउंड वर required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. The cost of site preparation and laying foundation were 1,40,000. सर आपने क्या करा, आपने परचेज करी है मशीनरी, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है सर, इंस्टॉल करना है वन डिपार्टमेंट में। और उसके लिए आपको क्या चाहिए सर? उसके लिए आपको एक स्पेशल फाउंडेशन चाहिए मशीनरी के लिए, ठीक है। बिना फाउंडेशन के आप मशीनरी यूज़ ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कितना खर्चा लगा है सर? उसके लिए आपको खर्चा लगा है 1,40,000 रुपये का। कितने का खर्चा लगा है सर? 1,40,000 रुपये का। क्लियर है? यस सर। तो दिस एक्टिविटीज़ आर सुपरवाइज टेक्नीशियन, ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ 45,000 रुपये पर मंथ। सर ये एक्टिविटीज़ सुपरवाइज की जा रही है। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने तो कहा था सुपरवाइजर की सैलरी को आप ऐड नहीं करते। यस सर, मैंने कहा था कि सुपरवाइजर की सैलरी को ऐड नहीं करते, लेकिन सर आप सेंस समझे लाइन का सेंस समझो सर। ये सेंस, ये जो लाइन जो खर्चा किया गया वो किस सेंस के लिए किया गया? पढ़ो सर। दीज एक्टिविटीज़, किन एक्टिविटीज़ को सर? ये जो फाउंडेशन बनाया जा रहा है ना, वो एक स्पेशल फाउंडेशन है। इस स्पेशल फाउंडेशन की एक्टिविटी को क्या करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए हमारे को खर्चा करना पड़ रहा है। तो दैट शुड बी एडेड जस्ट बिकॉज सर, क्योंकि ये हमारी मशीनरी से रिलेटेड खर्चा है। 45,000 रुपये पर मंथ, 45,000 रुपये पर मंथ। और कितने महीने के अंदर है सर? ये 3 months के अंदर, 3 महीने के अंदर। सर 3 महीने काम करेगा वो तो 45,000 इंटू 3 कितना हो गया सर? 1,35,000। समझ में आया क्या? यस सर। आगे, द मशीन वॉज परचेज एट 1,58 लाख एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सर ये तो जुड़ेगी क्योंकि इसके अंदर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना परचेज प्राइस के तो आप कैसे मशीनरी लाओगे सर? ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को आप मशीनरी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है वो आपका जुड़ता है। आगे सर, एक आर्किटेक्ट भी अपॉइंट हुआ है, ठीक है, 30,000 रुपये की सैलरी पे, जो सुपरवाइज करेगा। अब आप वापस बोलोगे अब ये सर सुपरवाइजर की सैलरी है, ये भी ऐड नहीं होगी? नहीं सर, ये भी ऐड होगी। क्यों? क्योंकि देखो आप सुनो ना सर, आर्किटेक्ट अपॉइंट करा है 30,000 रुपये में, ताकि वो सुपरवाइज कर सके मशीनरी के इंस्टॉलेशन को, सर, कि मशीनरी सही तरीके से इंस्टॉल हो रही है या नहीं हो रही। तो ये खर्चा भी सर आपका क्या होगा? ऐड होगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो बताइए सर,
कितना रुपए हो गए, फटाफट से जोड़िए सर इनको। समझ में आया नहीं आया? हर एक चीज़ का लॉजिक क्लियर हुआ आपको? यस सर। 1,40,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,58,00,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 डेट इक्वल टू सर 1,61,55,000 रुपी। डेट्स योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आया या नहीं आया सर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर, समझ में आया? यस सर। तो सर आप फिर कौन सी सुपरवाइजर सैलरी की बात करते हो? सर वो सुपरवाइजर की सैलरी जो कि एक जनरल सुपरवाइजर होता है। क्या सर? एक जनरल सुपरवाइजर जो कि पूरी फैक्ट्री के अंदर यूज होता है, वो सुपरवाइजर होगा तो सर हम उसकी कॉस्टिंग को ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आई बात? यस। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे बात करते हैं। एंटिटी ए विच ऑपरेट ए मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट हैज एक्वायर्ड ए न्यू स्टोर लोकेशन। द न्यू लोकेशन रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। क्या चाहिए सर इसको? रिनोवेशन का खर्चा, मतलब रिमॉडलिंग का खर्चा, वापस कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा। यस सर। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 months ड्यूरिंग द विच सुपरमार्केट विल बी क्लोज्ड। सिंपल सी बात है सर, जो रिनोवेशन है वो 3 महीने से चलेगा और 3 महीने में जो आपका सुपरमार्केट है वो आपका क्लोज रहेगा। ठीक है, तो सर रिनोवेशन का कॉस्ट तो आप ऐड कर दोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आपका क्या होता है सर? ऐड हो जाता है। रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ऐड होता है ना सर? यस सर। मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वाला जो खर्चा है वो आप ऐड करोगे सर। ठीक है, रीमॉडलिंग कॉस्ट मतलब ऐड करोगे। लेकिन सर सैलरी जो हम दे रहे हैं स्टाफ को, सर सुनना क्या लिखा हुआ है सर, वापस सुनना सर। अब क्या लिखा हुआ है? जो हम सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को जो प्रिपेयर कर रहा है स्टोर को बिफोर इट्स ओपनिंग एंड रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट, ये आप ऐड नहीं करोगे। अब सर क्यों ऐड नहीं करोगे? नॉट एडेड। क्यों ऐड नहीं करोगे सर? उसका भी रीज़न सुन लीजिए सर। क्यों सर? क्योंकि जो हम ये सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, स्टाफ की सैलरी सर कभी भी ऐड नहीं होती। सर वर्कर की सैलरी तो ऐड होती है ना, लेकिन वर्कर की सैलरी ऐड होती है लेकिन वो अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो तो। देखिए सर मैंने आपको लिखवाया भी था। आइए सर, अगर आपने खर्चा कराया वर्कर से रिलेटेड, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो ऐड करो, लेकिन अगर अदर है तो आप उसको क्या कर दो सर? इग्नोर कर दो। मतलब अगर यहाँ पे वो लिखता ना सर कि आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका स्टाफ है जिसको आप सैलरी दे रहे हो, तब आप उसे ऐड करते, अदरवाइज आप उसे ऐड नहीं करोगे। क्लियर है क्या? समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। सर ये बोल तो रहा है प्रिपेयर करने में स्टोर, सर वो प्रिपेयर कर रहा है स्टोर कैसा? जैसा मतलब कंस्ट्रक्शन वाला नहीं, मतलब स्टोर के अंदर माल रखना, स्टोर को वैसे तरीके से जैसे पहले था उसी तरीके से एकदम उसके अंदर सामान रखना, उसको उसी तरीके से अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को, तो वो खर्चा आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। क्लियर है क्या? यस सर। तो समझ में आया आपको कि ये खर्चा तो आपका ऐड नहीं होगा, लेकिन जो रिनोवेशन का है जो फिर जो आपका कंस्ट्रक्शन का खर्चा है वो आपका ऐड हो जाएगा। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 पे बात करते हैं सर। ए अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, जो सॉफ्ट ओपनिंग टू पब्लिक टू ट्रायल रन। क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? ट्रायल रन। क्या वर्ड लिखा हुआ है? ट्रायल रन। सर अभी का भी पता है आपको, जैसे पहले अभी स्विगी आया था, ठीक है, स्विगी क्या कर रहा था सर? 20 रुपये में पिज़्ज़ा। कितने रुपये में पिज़्ज़ा? 20 रुपये में पिज़्ज़ा। सर कैन यू इमेजिन डैट कि 20 रुपये में कभी पिज़्ज़ा बन सकता है? नहीं बन सकता सर। इनकी कॉस्टिंग 20 रुपये से ज़्यादा आती होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से इनकी कॉस्टिंग खुद की एटलीस्ट 40 रुपये तो बनती होगी। मिनिमम मिड साइज़ जो पिज़्ज़ा होता है, एकदम स्मॉल साइज़ का जो पिज़्ज़ा होता है, उसकी भी कम से कम 40 या 35 रुपये तो बनती होगी। 35 रुपये लेके चलते हैं, और वो कितने रुपये में बेच रहा था मैं आपको? 20 रुपये में, प्लस जिसके अंदर उसका शिपिंग चार्ज भी था, मतलब आना जाना सब कुछ था। आप लोगों ने भी खूब मजे लिए होंगे आई थिंक सर स्विगी के पिज़्ज़ा के 20 रुपये वाले के। ठीक है, तो अब एक बात बताइए सर, क्या ये ऐसा क्यों कर रहा था? ताकि सर इसका मार्केट बढ़ सके, इसका लोगों के अंदर नाम बन सके कि भाई स्विगी है, स्विगी है। जोमेटो ने भी सर यही किया था, अब तो वो लिस्टेड भी हो चुका है। ठीक है, तो सर सेम वही चीज़ इस अम्यूजमेंट पार्क ने भी करी थी, जिसने क्या करा था सर? 50% डिस्काउंट पर उसने क्या करे? टिकट्स को सोल्ड करा था। तो फिर सर क्या हुआ? मैनेजमेंट क्लेम करता है कि जो सॉफ्ट ओपनिंग, जो ट्रायल एंड एक्सपेंडिचर थे, उसको क्या करना चाहिए सर? उसको ऐड करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? उसको ऐड करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए, जबकि सर वो क्या होना चाहिए? नॉट टू बी एडेड। वाई सर? क्योंकि आपको भी पता है सर, आपको भी पता है कि सर ये जो खर्चा कर रहे हैं वो हम एक तरीके से प्रमोशन में खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है सर, सेल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। किसका एक्सपेंडिचर का खर्चा है सर? सेल एक्सपेंडिचर का खर्चा है। इस कारण से हम इसको ऐड बैक नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे अब बात करते हैं सर हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। तो सर इलस्ट्रेशन में समरी बताई थी, मैं उसको समझाता हूँ। तो एक शेयर एक्सचेंज होता है और एक होता है अदर देन शेयर एक्सचेंज। ठीक है, आपके नोट्सों में भी ये लिखा हुआ होगा सर, प्लीज़ एक बार नोट्स जाके देखिए आप अपने। ठीक है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसमें मैंने आपको बताया था 2 चीज़ होती है, या तो कमर्शियल सब्सटेंस होगा या फिर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो हम क्या करते हैं सर?
इसमें भी दो चीज़ें होती है कि सर हम कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो हम क्या करते हैं सर, हमारी पीपी को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस पे रिकॉर्ड करते हैं सर, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, जो हम असेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, प्लस जो भी हम कैश पे कर रहे हैं वो, और जो भी माइनस कर देते हैं, जो भी हमारे को कैश क्या हो रहा है सर, रिसीव हो रहा है, हम उस पर क्या करते हैं, हमारी पीपी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो। बाय द वे, अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं होती, मैंने क्या बोला, अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं है आपके पास, और अगर आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड, जो आपको असेट रिसीव्ड हो रही है उसकी फेयर वैल्यू गिवन होती है, तो हम हमारी जो पीपी होती है उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं, इस पे रिकॉर्ड करते हैं, विदाउट एडिंग कैश और लेस। ठीक है, विदाउट एडिंग या फिर सब्ट्रैक्टिंग कैश। समझ में आया क्या? क्या ये मैंने आपको लिखवाया था? यस सर। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता तो हम पीपी को किस पे रिकॉर्ड करते हैं सर, फेयर वैल्यू की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें क्या रहती है सर, सेम रहती है, प्लस वही कि आप कैश पे करोगे माइनस वही आप कैश रिसीव करोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्या यही चीज़ आपको मैंने बताई थी? हाँ सर, आपको यही चीज़ लिखनी पड़ेगी पहले इसके थ्योरी पार्ट के अंदर, अब फिर आपको लिखना पड़ेगा सर सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है सर कि लैंड को मैंने किसके एक्सचेंज में करा, प्लांट एंड मशीनरी। मतलब सर शेयर एक्सचेंज वाला केस नहीं है। कौन सा वाला केस है, अदर देन शेयर एक्सचेंज वाला। सर क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब सर ये वाला केस है। कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है। तो मैंने आपको क्या बताया था सर, आपकी पीपी किस पे रिकॉर्ड होती है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। सर मैं दे क्या रहा हूँ, देखिए सर, ये मेरे पास लैंड है और ये मेरे पास क्या है सर, प्लांट एंड मशीनरी है। ये कौन है, एंटिटी ए। ये कौन है सर, आपकी एंटिटी ए। एंटिटी ए लैंड दे रही है और प्लांट एंड मशीनरी ले रही है, और सर उसके बदले में वो क्या ले रही है सर, उसके बदले में वो आपसे कैश भी ले रही है। उसके बदले में सर वो आपसे कैश भी ले रही है। मतलब सर कहने का मतलब ये हो गया कि आप सर लैंड दे रहे हो, लैंड दे रहे हो, और उसके बदले में आप प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो, और प्लस आप अपना कैश भी ले रहे हो उससे। ठीक है, दो चीज़ें ले रहे हो, एक चीज़ दे रहे हो। क्लियर है क्या? यस सर। तो आप तो अपनी क्या देखोगे सर, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। मतलब आपको सर अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये बताइए आप जो अपनी पीपी है, जो अपनी पीपी आपके पास आ रही है, ये जो पीपी आपके पास आ रही है, आप उसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे, ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो मैंने क्या बोला सर, आप पीपी को रिकॉर्ड करोगे। किस पे रिकॉर्ड करोगे सर, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। क्या मेरे पास लैंड जो मैं दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू गिवन है क्या? नहीं सर, मेरे पास उसकी ओनली बुक वैल्यू गिवन है। तो सर अब मैं क्या करूँ, फेयर वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा सर, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड देखूंगा। क्या मेरे पास असेट जो रिसीव्ड हो रही है उसकी फेयर वैल्यू गिवन है क्या? यस सर। वैल्यूड वर्ड है, वैल्यूड मतलब होता है फेयर वैल्यू। कितने रुपए सर, 25 लाख रुपए। तो मैं एंट्री क्या करूँगा सर, अगर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड गिवन होती है तो मैं पीपी को किस पे रिकॉर्ड करूँगा, फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड पर, विदाउट एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कैश। मतलब बिना कैश को ऐड करे और सब्ट्रैक्ट करे। तो सर मैं पीपी को कितने पे रिकॉर्ड करूँगा, सीधा 25 लाख पे ही रिकॉर्ड करूँगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। समझ में आया या नहीं आया, बताइए सर। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया? तो मैं पीपी को कितने पे रिकॉर्ड करूँगा सर, 25 लाख पे ही रिकॉर्ड करूँगा। समझ में आई बात? यस सर। आगे चलें हम। हाँ सर, अब बात करते हैं सर, देख लीजिए 25 लाख पे ही रिकॉर्ड कर रखा है आपकी असेट को। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। सर एंटिटी ए एक्सचेंज करता है सर, एंटिटी ए एक्सचेंज कर रहा है सर कार को। मतलब ये एंटिटी ए है, कार दे रहा है, उसके बदले में कार कौन सी सर, एक्स वाली, और उसके बदले में कौन सी कार ले रहा है सर, कार वाई ले रहा है, और वाई वाली कार ले रहा है। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात? यस सर। उसके आगे क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है सर, कंपनी का कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब सर अगर कमर्शियल सब्सटेंस वाला केस है तो आप पीपी को क्या करोगे सर, पीपी को आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट गिवन प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव्ड। तो सर एक बात बताइए, आप कौन सी असेट दे रहे हो, कैश एक्स दे रहे हो, तो एक बात बताइए आप वाई को कितने पे रिकॉर्ड करोगे, वाई को रिकॉर्ड करना है क्योंकि वाई तो आपके पास आ रही है, तो किस पर रिकॉर्ड करोगे, जो आप असेट दे रहे हो, जो आप असेट दे रहे हो उसकी कैरिंग वैल्यू, उसका बुक वैल्यू कितना है 13 लाख, उसमें से क्या माइनस करोगे आप सर, कैश रिसीव्ड। आपको कितने रुपए का कैश रिसीव हो रहा है सर, 15,000 रुपये मिल भी तो रहे हैं आपको 15,000 रुपये मिल भी तो रहे हैं, तो 15,000 आप माइनस करोगे सर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12,85,000 रुपये आपके पास क्या आ गया सर, पीपी रिकॉर्ड हो जाएगा। कार वाई पीपी जो है वो 12,85,000 रुपये से रिकॉर्ड होगा। समझ में आई या नहीं आई बात, बताइए सर। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 क्लियर है? यस सर। ये चार्ट मैंने आपको क्लास में ही बनाया था कल। यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे अगले टॉपिक की, इलस्ट्रेशन नंबर 10 की। एंटिटी ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑफिस बिल्डिंग इन सेवरल कैपिटल सिटीज़ में। द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन, वेयर जबकि ऑफिशियल बिल्डिंग कहाँ पे है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सिटीज़ में।
एंटिटी इन मैनेजमेंट वांट्स टू अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल एज पर AS 10 टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग बट कंटिन्यू टू अप्लाई हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। सर देखिए, दो टाइप की बिल्डिंग है इसके पास, बेसिकली एक है ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, और एक है इसके पास कौन सी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। अब वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को तो किस पे वैल्यू करना चाहता है, कॉस्ट पर, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग पे वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना चाहता है। क्या वो ऐसा कर सकता है? यस सर कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको कल नोट्स में लिखवाया भी था सर क्लास के अंदर। आपको याद हो तो सर मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवाया था जब मैंने आपको रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ाया था। जस्ट अ मिनट सर, मैं अभी आपको बताता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यस सर, देखिए रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो ये क्लास ऑफ असेट के बेसिस पे किया जाता है, ना कि सेलेक्टिव बेसिस पर। और क्लास ऑफ असेट जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग अलग क्लास हो गई, ऑफिस बिल्डिंग अलग क्लास हो गई, एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग क्लास हो गई। तो सर ये डिफरेंट क्लास ऑफ असेट है। तो आप ऑफिस बिल्डिंग पे करना चाहो कर सकते हो, फैक्ट्री बिल्डिंग पे करना नहीं चाहते हो तो ठीक है, अलाउ है। समझ में आई क्या बात? ये चीज़ आपको सर उसके कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखनी पड़ेगी जब आपके पास इसका क्वेश्चन आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सर, तो ये देखिए सर, हाउएवर ऑल द प्रॉपर्टीज विद इन द क्लास ऑफ ऑफिस बिल्डिंग मस्ट बी कैरिड एट रिवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर, तो वो अलाउ है, ऐसा कर सकता है, बट ध्यान रखना सर वो सारी ऑफिस बिल्डिंग को करेगा। अब इसके अंदर मान लीजिए अगर 3 बिल्डिंग है A B C, अगर वो A पे नहीं करना चाहता, B और C पे करना चाहता है तो गलत है, अदरवाइज वो सही है। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर है? यस सर। मतलब अगर उसने कोई एक क्लास ऑफ असेट को चूज कर लिया तो उस क्लास ऑफ असेट में आने वाली सारी बिल्डिंग्स पर उसको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? हाँ सर। अब बात करते हैं सर हमारे इलस्ट्रेशन नंबर किसकी सर, इलस्ट्रेशन नंबर अगला कौन सा है सर, इलस्ट्रेशन नंबर है अगला 11। पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। एंटिटी ए की पॉलिसी है प्रोवाइड ना कराना डेप्रिसिएशन ऑन PPE पर, ठीक है, बट लेकिन वो प्रोवाइड कराता है फुल ईयर का डेप्रिसिएशन इन अ ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। इज दिस एक्सेप्टेबल? नहीं सर। वाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सर? एक बात बताइए, आप क्या पूरे 10 दिनों का एक साथ खा सकते हो क्या? नहीं सर, टुकड़ों टुकड़ों में खाते हो, जितनी भूख है उतनी खाते हो। तो सर जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। क्या होता है सर? एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ आपकी असेट पर क्या होता है, चार्ज होता है। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर है? यस सर। तो देखिए नॉट एक्सेप्टेबल, क्लियर है? हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 सर, एंटिटी ए परचेज एन असेट ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर 1 लाख रुपी एंड असेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स एंड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, नील है। तो एक बात बताइए सर, आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते होंगे सर? 1 लाख रुपये है उसकी असेट, स्क्रैप वैल्यू 0 है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो आप 10,000 रुपये पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज करते होंगे। यस सर, क्योंकि आपको कैसे पता चला सर? SLM लगाना है। देखिए सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है SLM लगाना है। क्लियर है? हाँ सर। 1 जनवरी मतलब सर 1 जनवरी तो मतलब मैं एक तरीके से देखूँ कि 1 जनवरी 2005 तक आते आते आपने कितने साल तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा? 1 जनवरी 2001 से सर 2001, 2002, 2003, 2004, मतलब सर 4 साल का डेप्रिसिएशन, मतलब मैं कह सकता हूँ सर 40,000 रुपये तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा आपने। तो 1 जनवरी 2005 को मेरे पास कितने की बैलेंस शीट में असेट आ रही होगी? 60,000 की। क्यों सर? 1 लाख माइनस 40,000। समझ में आई है नहीं आई बात? यस सर। तो 60,000 रुपये की मेरे पास क्या है सर? असेट है। 1 जनवरी 2005 को क्या हुआ सर? डायरेक्टर ने रिव्यू करा इसकी एस्टिमेटेड लाइफ को, डिसाइड करा कि जो असेट है विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर फर्दर 4 ईयर्स, फर्दर 4 ईयर, मतलब अब आगे सिर्फ 4 साल के लिए ही यूज़ हो पाएगी, इससे ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं हो पाएगी। मतलब अब इसकी लाइफ कितनी, 6 साल नहीं बची, अब इसकी लाइफ कितनी बची? ओनली 4 साल बची है। तो सर आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? C माइनस S/N। तो मैंने यहाँ पे C क्या बताया था? जब भी चेंज हो रहा है उस दिन की बुक वैल्यू कितनी है? 60,000। स्क्रैप वैल्यू क्या बताया था मैंने? न्यू वाली। क्या न्यू स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है, तो ओल्ड वाली ले लो, ओल्ड वाली भी 0 है, ठीक है। एंड क्या बताया था? रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग कितने बचा है सर? अब 4 साल ही बचा है, तो कितना लग जाएगा? 15,000 रुपये पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, देख लीजिए 15,000 रुपये। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 13, क्या ये चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखवाई थी? यस सर, देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था चेंज इन डेप्रिसिएशन का, ये लिखा हुआ सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड मशीनरी माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू, विल न्यू नॉट गिवन तो ओल्ड अज्यूम कर लेंगे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डालेंगे। क्लियर है? न्यू डेप्रिसिएशन SLM मेथड। क्लियर है क्या सर? यस। तो ये नोट्स आपको सर हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर, एंटिटी B कंस्ट्रक्ट ए मशीनरी फॉर इट्स ओन यूज एंड द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 1 नवंबर 2001 बट द कंपनी डज नॉट बिगिन यूजिंग द मशीनरी अंटिल द 1 मार्च 2002। कमेंट सर, कमेंट करना है। मैं एक बात बताऊँ सर, सिंपल सी बात है, आपका डेप्रिसिएशन कब से लगता है? आपका डेप्रिसिएशन लगता है सर फ्रॉम द डेट व्हेन असेट इज अवेलेबल टू यूज़।
जब आपकी असेट अवेलेबल हो जाती है टू यूज़ करने के लिए, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर तभी लगता है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो इनकम टैक्स में पुट टू यूज़ चलता है, बट अभी सर हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स में तो अवेलेबल टू यूज़ से चालू हो जाता है। तो सर इसका डेप्रिसिएशन कब से चालू हो जाना चाहिए? इसका डेप्रिसिएशन 1 नवंबर 2001 से इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाना चाहिए। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आया? हाँ सर। अब आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर। सर प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग थी 10 लाख, 2001 में खरीदी थी। फिजिकल लाइफ 50 ईयर्स थी, लेकिन कंपनी कंसिडर करती है इसकी कितने साल की, इसको 20 साल बाद बेच दिया जाएगा। तो बताइए आप इसका डेप्रिसिएशन के लिए जो लाइफ मानोगे वो कितनी मानोगे सर? 20 साल ही मानोगे, क्योंकि जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है वही लेते हैं अपन। यस सर। तो बताइए आपके पास कितना आ जाएगा सर? आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपये का पर एनम का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर सर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द 2001 ईयर प्राइस इज 10 लाख। सॉरी सर, ये आपको रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी गिवन है सर? एक की है 10 लाख रुपए, तो सर इसका तो डेप्रिसिएशन ही जीरो लगेगा। और एक की है 9 लाख रुपए, डिवाइड बाय 20 करूँगा तो 1 लाख डिवाइड बाय 20 करूँगा तो सर 5,000 रुपये पर एनम का क्या लगेगा सर? आपके पास डेप्रिसिएशन लगेगा। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आया क्या? यही लिखा हुआ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन सर कभी नहीं आता एग्जाम के अंदर। आ जाए तो सर आपका लक है, मान लीजिए आप वो अटैम्प में पास होने वाले हो, आप उस अटैम्प में CA फाइनल के स्टूडेंट बनने वाले हो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 15, एंटिटी बी मैन्युफैक्चर्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूज ब्लेंडिंग मशीन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट है फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्या लिखा हुआ है सर? इसका आउटपुट कंसिस्टेंट है, मतलब जैसा पहले था वैसा कि वैसा अब है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपको पूछा क्या गया है कि डेप्रिसिएशन मेथड सजेस्ट करो कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड आपको अप्लाई करना चाहिए। आई वुड लाइक टू सजेस्ट SLM मेथड, जस्ट बिकॉज सर क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है ना वो कंसिस्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्शन कंसिस्टेंट है तो एक तरीके से आप SLM मेथड लगाओ, क्योंकि SLM मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन आपका कंसिस्टेंट आता है। क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है? हाँ सर, देखिए लीजिए SLM मेथड ही बोला गया है। समझ में आया क्या? यस सर। आगे बात करते हैं सर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16 सर। ये एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है सर, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है सर, सुनिएगा। एंटिटी ए, जस्ट अ सेकंड सर, हाँ एंटिटी ए कैरीड आउट प्लांट एंड मशीनरी सर 2 लाख रुपये की क्या है? बुक वैल्यू है सर, डिस्ट्रॉयड हो गई फायर में। असेट इंश्योर्ड की गई थी न्यू फॉर ओल्ड, मतलब सर आप ओल्ड दो और न्यू लो। ऐसी थी कौन सी सर? हमारी रिप्लेस की गई थी इंश्योरेंस कंपनी ने, ऐसी हमारी इंश्योरेंस था हमारा। और न्यू मशीनरी की जिसकी कॉस्ट कितनी थी सर? 20 लाख थी। न्यू मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी सर? 20 लाख थी। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब असेट के बदले में असेट आ रही है, असेट के बदले में असेट आ रही है। तो सर एक बात बताइए, कंपनी को अभी तक 20 लाख रुपए रिसीव नहीं हुए कैश कंपनसेशन में। क्यों सर? कंपनसेशन नहीं मिल रहा, कैश नहीं मिल रहा, कैश नहीं मिल रहा सर। कंपनी को क्या मिलेगा सर? कंपनी को न्यू जो मशीनरी है, जो न्यू मशीनरी है उसकी जो बुक वैल्यू, उसकी जो फेयर वैल्यू है उसके इक्वल आपको पैसे रिसीव होंगे, ठीक है। तो बताइए सर एंटिटी ए इसको कैसे अकाउंट करेगी? सिंपल सी बात है सर, असेट के बदले में आपको असेट मिल रही है, मतलब एक्सचेंज वाला केस है। यस सर, बट लेकिन ओल्ड के बदले में न्यू असेट मिल रही है, तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड ही कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या मैंने ये चीज़ लिखाई थी आपको? यस सर। देखिए जब मैंने एक्सचेंज वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आपको ओल्ड असेट के बदले में न्यू असेट मिल रही है तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड ही आपको कंसिडर करनी है, और उस फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड से ही आप क्या करोगे? अपनी PPE को डेबिट करोगे। क्लियर है क्या? यस सर। तो फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड कितनी है सर? 20 लाख रुपए। यस सर। तो मैं कितने रुपए से डेबिट करूंगा? 20 लाख रुपए से। किसको डेबिट करूंगा सर? असेट नहीं आएगी, क्या आएगा सर? इंश्योरेंस कंपनी को मैं डेबिट करूंगा कितने रुपए से? 20 लाख रुपए से असेट साइड में। समझ में आया या नहीं आया? देखिए सर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। द रिसीवेबल शुड बी मेजर एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर। समझ में आया? उसकी फेयर वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी उस पर ही हम क्या करेंगे? इस असेट को रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने इस क्वेश्चन में क्या मानी है कि इसकी जो फेयर वैल्यू वो कितनी मानता हूँ मैं? 20 लाख मानता हूँ। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ये तो क्या थी सर? उसकी कॉस्ट थी। यस सर। अगर आप इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कितनी मान लेते हो, उसकी फेयर वैल्यू आप उसकी कॉस्ट के इक्वल ही मान लेते हो तो आप 20 लाख से रिकॉर्ड करोगे उसको। अगर आप कुछ और मानते हो तो आप
ICI वाला आंसर लिखकर आ सकते हो कि भैया फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? समझ में आया कि इसके अंदर एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। क्लियर है क्या? यस सर। अब आ जाइए सर, अपन किस पर आ जाते हैं? अब आ जाते हैं सर अपन, बस सर ये हमारे ICI के SM के सारे क्वेश्चंस अपने ख़त्म हो चुके हैं। आइए सर अब अपन बात करते हैं किसके, अब हम बात करते हैं सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर मई 2022 के क्वेश्चन की, कि इसके अंदर कोई AS 10 का क्वेश्चन आया है या नहीं आया है सर। ठीक है, आइए सर बात करते हैं AS 10 के क्वेश्चन की। ठीक है सर, AS 10 का क्वेश्चन देखना है आपको। AS 10 का क्वेश्चन आया है नहीं आया? एक सेकंड सर, ये AS 10 का क्वेश्चन नहीं है। AS 10 का क्वेश्चन देखना है सर कि AS 10 का क्वेश्चन आया है नहीं आया। सर ये रहा AS 10 का क्वेश्चन, पढ़िए सर। AS 10 का क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बताते हैं, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि सर कैसे होगा और कैसे इसका क्वेश्चन होता है। देखिए सर, आपका कैरिंग अमाउंट कितने रुपए का है सर? PPE का 2,16,000 रुपये। कैसे आया? बुक वैल्यू आपके पास कितना गिवन है सर? आपके पास बुक वैल्यू है 2,16,000 रुपये। ठीक है, ऑन दिस डेट प्रॉपर्टी को मैंने रिवैल्यू करा और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी सर? इसकी फेयर वैल्यू थी सर कितने रुपए की? 1,90,000 रुपये की। ठीक है सर, द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू द प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन फॉर दिस प्रॉपर्टी वॉज, मतलब रिवैल्यूएशन गेन पड़ा था मेरे पास अर्लियर रिवैल्यूएशन गेन पड़ा था सर मेरे पास 20,000 रुपये का। ठीक है, बताइए आपको सर लॉस कितने का हो रहा है? बताइए सर आपको लॉस कितने का हो रहा है? सर हमारे को लॉस हो रहा है 0,006 26,000 रुपये का लॉस हो रहा है। यस सर। तो एक बात बताइए, आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? देखिए सर, मैंने आपको कुछ बताया था। हाँ सर, देखिए ये आया सर हमारे कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन। देखिए सर, इसलिए हम सर हमारी क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है सर। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है, अगर लॉस आता है तो सबसे पहले आप उसको एडजस्ट करो गेन से, और अगर बच जाता है उसको ट्रांसफ़र कर दो PNL में। यही है? यस सर। देखिए एक सेकंड सर, मई 22 का क्वेश्चन था ना? यस सर। देखिए सर, तो आपके पास कितना गेन है? पहले से 20,000 का गेन है। 20,000 के गेन को यहाँ से सेट ऑफ करोगे तो बच गया सर। तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? अपन एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। कितने रुपए सर? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये और बच गया जो 6,000 रुपये का लॉस है, अब उसको मैं कहाँ डाल दूंगा सर? PNL अकाउंट में डाल दूंगा। PNL अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। समझ में आया है नहीं आया सर? बताइए, क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ? क्या ये हमारे नोट्सों में से था? यस सर, ये हमारे नोट्सों में से था। क्लियर है क्या? यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड सर, असेट को हमने ओरिजिनली 76,000 में खरीदा था, जिसके ऊपर अभी तक हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 62। मतलब सर उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई सर? एक बार उसकी तरह से बुक वैल्यू आ गई सर 14,000 रुपये की। सर उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया 4,000 रुपये कैश के अंदर। ठीक है, तो एक बात बताइए सर, आपको कितने रुपये का लॉस हो गया? आपको 10,000 रुपये का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। यस सर। अब आपको उसका क्या करना है? आपको डिस्पोजल शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AS 10। तो आप क्या कहोगे सर? आप सिंपल सी बात ये कहोगे कि सर देखिए सर, क्या कहोगे सर? कहेंगे ये कि सर देखो हमारे पास, हम एंट्री करके दिखाएंगे उनको। क्या बोलेंगे सर? देखो सर, बैंक अकाउंट डेबिट करा हमने कितने रुपए से सर? बैंक अकाउंट डेबिट करा 4,000 रुपये से। ठीक है, और हमारा सर लॉस भी हो रहा है। कितने रुपए से लॉस हो रहा है सर? हमारा लॉस हो रहा है 10,000 रुपये से। और टू असेट, और हमारी असेट कितने की जा रही है सर? हमारी जो असेट जा रही है, हमारी असेट कितने की जा रही है सर? 14,000 की हमारी असेट की बुक वैल्यू थी, जिसके बदले में हमको 4,000 रुपये कैश में मिल गए और 10,000 रुपये का हमारा लॉस हो गया। आप इस तरीके से इसका अकाउंट का ट्रीटमेंट करके आओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई थिंक सर आपको क्लियर होगा। क्लियर है क्या? यस सर। क्या ये AS 16 है? AS 10 में से सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आया था। आइए सर अब हम बात करते हैं, मई 2022 हो गया। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है सर? दिसंबर 2021 का क्वेश्चन आता है सर। सीरीज वाइज चलेंगे, डोंट वरी सर। आपको ये सारे पेपर सर ICI की वेबसाइट से मिल जाएंगे, बॉस नॉलेज पोर्टल से। आई थिंक आप उससे अवेयर होंगे सर। अब तो आप इंटर के स्टूडेंट हो गए। ठीक है सर, ये AS 11 का क्वेश्चन था, ये AS 3 का क्वेश्चन था, ये AS 13 का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग को पढ़ना है, और सर एक तरीके से ये AS 1 का क्वेश्चन था। आई थिंक AS 10 का क्वेश्चन सर इसमें से नहीं आया है अभी तक। और लास्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या पता लास्ट में हो सर। तो लास्ट में भी नहीं है सर, एक तरीके से लास्ट में भी नहीं है सर, लास्ट में भी नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसका मतलब सर हमारे अब की बार देखा जाए दिसंबर 2021 में AS 10 का क्वेश्चन नहीं आया। अब हम बात करते हैं सर मई 2021 के पेपर की। ठीक है, आइए सर, जुलाई 2021 बोल लीजिए, मई 2021 बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है सर। आइए
सर AS10 का क्वेश्चन है सर, AS2 ये आपका है सर एक तरीके से, हाँ सर ये रहा AS10 का क्वेश्चन सर। देखिए मई 2021 का क्वेश्चन सर, आई थिंक अपन ने सिमिलर क्वेश्चन अभी हमारा SM का किया था, वही है सर ये कि द कॉस्ट ऑफ साइट ऑफ प्रिपरेशन इतना है, फाउंडेशन वाला, स्पेशल मशीन दी फाउंडेशन वाला। यस सर, आई थिंक आपसे हो जाएगा। यस सर, ICISM का ही क्वेश्चन है सर। सेकंड वाला, न्यू लोकेशन को रिक्वायर सब्सटेंशियल रिनोवेशन, 4 महीने से आपका बंद है, जिसके लिए बजट बनाया आपने, वही कंस्ट्रक्शन और रिमॉडलिंग की कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी, और लेकिन जो ये सैलरी का स्टाफ है वो आपका नॉट एडेड। सेम क्वेश्चन सर आपका ICISM का आया था, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था सर? 5 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया था। आई थिंक सर आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है? हाँ सर। तो मेट अब आता है सर हमारा कौन सा, अब आता है सर हमारा जनवरी 2021 का क्वेश्चन। आइए सर AS10 का क्वेश्चन देखते हैं। AS10 का क्वेश्चन है क्या? आइए सर AS10 का क्वेश्चन, ये सर ये रहा AS10 का क्वेश्चन। देखिए सर AS10 के क्वेश्चन में कि सर आपने मशीन खरीदी कितने रुपए में? 130 लाख में, जिसकी यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स थी। गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव्ड हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट आप नहीं सर, ये तो ग्रांट वाला है, ठीक है ग्रांट वाला है सर। ये तो AS10 का AS13 है ये, और ये आपका AS2 है, ये आपका AS11 है। मतलब AS10 आपके जनवरी 21 में नहीं पूछा गया था। अब बात करते हैं सर नवंबर 20 की। नवंबर 20 के पेपर में देखते हैं सर कि क्या आपसे पूछा गया था क्या AS10? यस सर। तो देखते हैं सर ये AS10 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। मशीन ही 10 लाख में परचेज करी थी, रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर आपकी जो होगी वो 10 लाख होगी। तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है सर, बहुत ही ईजी है। 10 लाख माइनस 10 लाख अपॉन 5 इक्वल्स टू 0 रुपये। लैंड पर का भी सब डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। मशीन भी आपने कंस्ट्रक्ट करी थी 5 लाख रुपये में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 2019 से कंपनी ने, लेकिन 2020 तक कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा है सर। तो ये तो गलत बात है ना सर, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो बताइए सर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 5 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है सर? रेजिडुअल वैल्यू गिवन है क्या सर? रेजिडुअल वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो 0 डिवाइड बाय कितने साल है सर? 10। तो मैं कितना मानूंगा? 50,000 रुपये पर एनम का आपका क्या आ जाएगा सर? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ईयर 4 सर आपने मशीनरी परचेज करी थी कितने रुपये में? 50,000 रुपये में, जिसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर थी। रेजिडुअल वैल्यू 0 रुपये थे। कंपनी ने क्या डिसाइड करा? यूज़ करना असेट को फॉर फर्दर ईयर्स ओनली। तो सर ये चेंज इन डेप्रिसिएशन आ गया। यस सर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आपने 2017 में मशीनरी खरीदी 50,000 रुपये की, यूजफुल लाइफ वो रेजिडुअल वैल्यू 0 थी और आपकी यूजफुल लाइफ 5 थी। तो आपने 10,000 रुपये पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया। लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल 2019 आया, मतलब आपने सर एक तरीके से 2018 2019 मतलब तरीके दो महीने का आपने 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो आपके पास उस टाइम की बुक वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपये। तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। यस सर। रेजिडुअल वैल्यू कितनी लेंगे? 0 रुपये, क्योंकि न्यू गिवन है नहीं और ओल्ड भी आपकी 0 है। डिवाइड बाय रिमेनिंग कितना बचा? फर्दर आप सिर्फ 2 साल तक ही यूज़ कर पाओगे, डिवाइड बाय 2। तो सर क्या सेम अभी अपन ने ICI का क्वेश्चन किया था, तो कितना आ गया था सर? 15,000 रुपये पर एनम। क्लियर है क्या? यस सर। आगे अब बात करते हैं सर हम हमारे मई 2020 के पेपर की, ठीक है। मई 2020 का पेपर मतलब सर वो तो हुआ ही नहीं था ड्यू टू कोविड। अब बात करते हैं सर हमारे नवंबर 19 के पेपर की, ठीक है। आइए सर नवंबर 19 में सर अब देखते हैं AS10 का क्वेश्चन है क्या? AS10 का क्वेश्चन नहीं है सर। अब बात करते हैं सर हमारे मई 19 के पेपर की। मई 19 में सर हमारे AS10 का क्वेश्चन है क्या, वो देखते हैं सर फटाफट से एक बार अपन। हमारे मई 19 में AS10 का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है सर। जो पहला ही क्वेश्चन आया है वो आपका आया है AS16 से, जो अभी हम करेंगे सर हमारा AS13 से, वो भी अभी हम करेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। ये ट्रू फॉल्स आ गया था। और ये आपका AS4 आ गया था, जो कि अब आपके एडवांस अकाउंटिंग में शिफ्ट हो चुका है सर, इसमें भी नहीं आया है, ठीक है। फिर आया सर नवंबर 18 का पेपर। नवंबर 18 के पेपर में आया है क्या? यस सर, नवंबर 18 के पेपर में आया है। AS10 का क्वेश्चन पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? वही आपको न्यू रेस्टोरेंट बनाना है चंडीगढ़ में। न्यू रेस्टोरेंट को आपको रिनोवेशन चाहिए, जिसके लिए आपका 3 महीने बंद रहेगा सर। मैनेजमेंट प्रिपेयर करा बजट सर। सैलरी ऑफ द स्टाफ जो एंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ द रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग। और कंस्ट्रक्शन और रिमॉडलिंग की कॉस्ट तो सर आपकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। लेकिन सर ये वाली जो कॉस्ट है वो आपकी ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो सर आपके कंस्ट्रक्शन में नहीं है, वो आपके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो आपके किसी और में। सेम ICI का SM का क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया था। क्लियर है क्या? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे मई 18 के पेपर की। किसकी बात करते हैं सर? मई 18 के पेपर की बात करते हैं, ठीक है। यस सर। आइए मई 18 के पेपर की बात करते हैं। देखिए सर इसके अंदर कुछ है क्या? देखिए सर क्या लिखा हुआ है सर, आपको AS12 है,
AS11 है, AS22 है और ये आपका कौन सा है सर, AS5 है सर, नहीं आया इसमें भी। ठीक है, तो सर आपके इसी हिसाब से मैंने सारे PYQ करवाए आपके AS10 के, मतलब हर बार आपको दिख रहा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हर बार न्यू सिलेबस में। यस सर, अब हम बात करते हैं सर RTPs की। तो RTP नवंबर 2022 के RTP पे आ जाइए फटाफट से सर, और इसमें निकालिए सर आप AS10 का क्वेश्चन, और अगर सर सेम होगा तो अपन उसको होमवर्क में दे देंगे। क्लियर है क्या? यस सर, AS10 का क्वेश्चन निकालिए सर, देखिए क्या लिखा हुआ है AS10 का क्वेश्चन में सर, क्या लिखा हुआ है देखिए सर, AS10 का क्वेश्चन बढ़िया सर, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक हैवी प्लांट खरीदा उसने 2 करोड़ रुपए में, जिसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट दैट इज बॉयलर हैज़ बिकम ऑब्सोलीट which was acquired at a price of 50 lakh and the requires replacement as further maintenance is uneconomical. And the remainder of the plant is perfect and is expected to be last for next 8 years. The cost of new boiler is 60 lakh. Can the cost of new boiler be recognized as asset? If so, what should be the carrying value of the plant at the end of the second year? ठीक है सर, तो देखिए ये आपके पास 2 करोड़ है सर, कितने हैं सर, ये आपके पास 2 करोड़ है। जस्ट अ मिनट सर, 1 सेकेंड सर, जस्ट अ मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ देखिए सर, ये सर जैसे आपके पास कितना है सर, आपके पास जैसे 2 करोड़ की मशीन दी है, ठीक है, 2 4 3 7, ठीक है। इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इतनी थी, जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि जो 50 लाख रुपए में आपने पहले जो बॉयलर खरीदा था, 50 लाख का तो बॉयलर था, ठीक है, 50 लाख का सर बॉयलर, ठीक है, बॉयलर था, 50 लाख का बॉयलर था, और बच गया 1 करोड़ 50 लाख का आपका क्या था सर, रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी थी। दोनों की लाइफ तो सर आपकी कितनी थी, 10 ईयर्स ही थी। यस सर, तो इस पे 10 डिवाइड बाय 10 आप जब करते हो तो कितना आता है सर आपके पास, आपका आता है सर 1 करोड़ 50 लाख में डिवाइड करोगे 10 का तो आपके पास 15 लाख आएगा। यस सर, और 50 लाख में जब डिवाइड करोगे 10 का तो कितना आएगा, 5 लाख आएगा। यस सर, तो आपका टोटल अभी तक का कितना डेप्रिसिएशन लग गया था सर 2 साल का, इस पे देखा जाए तो ये तो पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया क्या? हाँ सर, ये पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। क्लियर है? यस सर, ये आपके पास आ गया सर पर एनम का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर तक आपने यूज ले लिया, तो सर 2 साल का कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 30 लाख रुपए। इसमें भी 2 साल का कितना डेप्रिसिएशन लग गया सर, 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग गया। तो आपके पास अब सेकेंड ईयर के एंड में क्या बुक वैल्यू रही होगी सर, सेकेंड एंड में रही होगी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी रही होगी सर कितनी, 1 करोड़ 20 लाख रुपये। ठीक है, और जो बॉयलर है उसकी रही होगी सर कितने रुपए, 40 लाख रुपये। लेकिन आपने बॉयलर को क्या कर दिया सर, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इसका डैमेज हो गया था वो, तो आपने 40 लाख माइनस करा प्लस, लेकिन आपने 60 लाख को ऐड कर दिया, क्योंकि आपने बॉयलर खरीद लिया 60 लाख का। तो सर आपके पास कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख प्लस 60 लाख, दैट इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया सर, 1 करोड़ 80 लाख। समझ में आया नहीं आया, बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर, तो यही पूछा गया था कि कैरिंग अमाउंट कितना होगा सर, 1 करोड़ 80 लाख होगा। क्या बॉयलर को अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेट? यस सर, क्यों कर सकते हैं, देखियो सर, क्या इसका कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो सकती है? यस सर। दूसरी चीज़, क्या ये हमारे को फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट देगा? यस सर, क्योंकि बॉयलर के बिना आप क्योंकि बॉयलर जो होता है वो हमारे को फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट देगा। ठीक है, तो बॉयलर जो होता है सर एक्चुअली में क्या करता है, बॉयलर पानी को जो गर्म करेगा वो सारी चीज़ें कौन करता है, बॉयलर करता है। तो हमारे को क्या देगा सर, वो फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट देगा। क्लियर है क्या? यस सर, तो इसका आंसर हम इसको असेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसका आंसर कितना करेंगे हम, 1 करोड़ 80 लाख रुपये सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू होगी। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? यस सर, आ जाइए हम बात करते हैं मई 2022 के RTP की। ठीक है सर, यस, तो मई 2022 का RTP निकालिए सर फटाफट से, मई 2022 का RTP फटाफट से सर। अगर मैं मई 2022 का RTP निकालता हूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है सर, आपसे पूछा गया कौन सी चीज़ ऐड होगी और कौन सी चीज़ ऐड नहीं होगी। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पेड है सर, तो मैंने आपको बताया था सर, टैक्सेशन के अंदर ध्यान रखना सर कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मुझे नहीं पता कि वो रिफंडेबल है या नहीं है, तो मैं क्या मानता हूँ, नॉन रिफंडेबल। मैं क्या मानता हूँ सर, नॉन रिफंडेबल मानता हूँ। तो सर ये क्या मेरी ऐड होगी? यस सर, ये मेरी ऐड होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट सर, ये क्या मेरी ऐड होगी? यस सर, ऐड होगी। शिपिंग कॉस्ट हुई है सर, मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने की, ये भी ऐड होगी। इंश्योरेंस किया है सर, ऐड होगी। इनोग्रेशन है सर, ऐड नहीं होगा। प्रोफेशनल फीस चार्ज बाय कंसल्टिंग इंजीनियर फॉर इंस्टॉलेशन प्रोसेस, फॉर किसके लिए सर, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के लिए, क्या ये ऐड होगा? हाँ सर, ये भी ऐड होगा।
कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ये ऐड नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐड नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन सर ये ऐड होगा। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। मैंने इनपुट ड्यूटीज़ को क्या माना था? नॉन रिफंडेबल माना था, तो इस कारण से ये मेरी कोस्टिंग में ऐड होगा। क्लियर है क्या? यस सर। अब आ जाइए सर आपकी दिसंबर 2021 की आरटीपी पर, ठीक है? यस सर, ताकि आपका सर ख़त्म हो सके सारी चीज़ें फटाफट से, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं सर। AS10 क्या सर ये सेम अभी तक अपन ने ICI का SM वाला क्वेश्चन किया है तो सेम है, तो आई थिंक मैं इसको करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई थिंक आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे सर, आपका क्रूशियल टाइम चल रहा है अभी, आप इसको वेस्ट ना ही करेंगे अपन, ठीक है? यस सर। आइए मई 2021 के RTP पर आ जाते हैं सर फटाफट से। एक बार सर पता है क्या होगा, आप अगर इन वीडियोस को देख लेते हो ना सर, तो आपको हर एक AS की अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लस सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो सर आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? यस सर। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। सर ट्रोजन ऑपरेट्स ए मेजर चेन ऑफ सुपर मार्केट, इट रिक्वायर ए न्यू स्टोर ऑन पुणे जिसको रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। पिछले 2 मिनट तक चलेगा, जिसके अंदर सर बजट इस प्रकार का है कि कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड जो खर्चा वो 18 लाख है, सैलरी जो है 2 लाख है, जो प्रिपेयर करेंगे स्टोर को बिफोर इट्स ओपनिंग, एंड रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट इतना है। तो कॉस्ट ऑफ सैलरी स्टाफ एंड यूटिलिटीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दैट विल बी इनकर्ड इवन आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सुपर मार्केट। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दिस एक्सपेंडिचर? तो सर सेम ICI का सेम क्वेश्चन है, अभी तक अपन इसको 3 बार कर चुके हैं सर ऐसा क्वेश्चन सेम। तो सर जो मॉडलिंग की कॉस्ट होगी वो तो आपकी ऐड हो जाएगी, लेकिन जो स्टाफ की ऐड सैलरी होगी वो आपकी क्या नहीं होगी सर? ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। पॉइंट नंबर B सर, ये अच्छा पॉइंट है। APC सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री refinery outside the city limits. In order to facilitate the construction of refinery and its operation, ABC Limited is required to incur an expenditure on construction and development of railway side, road and bridge. ठीक है? ABC Limited incur expenditure on the construction and development. It will not have ownership right on these items, and they are also available for the use to the other entity and public at large. Can ABC Limited capitalize the expenditure on this item as PPE? सर मैंने क्या बताया था, ये क्या मेरी नोट्सों में से आया है? यस सर, याद करो सर वो नोट्स जो मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे AS10 के सर, स्टार्टिंग में लिखवाए थे। मैंने आपको बताया था 2 क्लैरिफिकेशन है सर ICI की। देखिए सर, ये रहा सर, क्या लिखा हुआ है सर? क्या लिखा हुआ है? फ्लो टू एंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो कंट्रोलेबल हो एंटिटी के द्वारा। कंट्रोलेबल का कैसे पता चलता है कि एंटिटी के पास राइट हो सेल करने का, और एंटिटी दूसरों को रोक सकती है कि तुम उसको यूज़ ना करो। अगर फ्लो टू एंटिटी कंडीशन वाली सर्टिफाइड नहीं होती तो आप उसको कैपिटलाइज तो करोगे, लेकिन आप उसको रिकग्नाइज नहीं करोगे एज ए PPE। क्लियर है क्या? यस सर। तो आइए फटाफट से इसका आंसर कर लेते हैं सर इसका, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे सर? इसको अपन कैपिटलाइज तो करेंगे, देखिए जस्ट अ मिनट सर, हाँ इसको अपन कैपिटलाइज तो करेंगे सर, कैपिटलाइज तो होगी, बट सेपरेट एक PPE के रूप में अपन इसको क्या नहीं करेंगे सर? रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? यस सर, ये आपके नोट्सों में से था, देख लीजिएगा सर, आपका यही आंसर है। क्लियर है क्या? बताइए सर, समझ में आया? कैसे पता चला था सर ये मेरे को आंसर? देखिए सर, ये लाइन लिखी हुई है कि सर इट विल नॉट हैव एन ओनरशिप, कि उसको वो अदर भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक यूज़ कर सकती है। तो सर एक तरीके से वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन आप उसको एज ए सेपरेट PPE रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर है क्या? यस सर। सर समझ में आया? क्लियर हुआ? तो सर इसी के साथ आज अपन ने क्या करा सर? AS10 के भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके ख़त्म कर दिए। इवन इफ़ अगर आपका कोई भी डाउट होता है, इवन देन अभी भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो सर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो सारे नोट्स। ठीक है सर, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे सर हमारे नए AS की, AS16 की। ठीक है, टाटा बाय बाय सर।